विक्टर हुगो एक बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी अक्सर उनको कोट करते थे। और आज राहुल जी ने भी लगभग वही बात कही कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तो सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस एक वो आइडिया है, वो विचार है जिसको दुनिया की बड़ी से बड़ी जो ताकत है, कोई फौज है, वो रोक नहीं सकती। और ये दुनिया के हर देश में होता है। जो एरेंड लिस्फर्ड साहब हैं, जो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिटिकल साइंस में, कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऑफ कंसेंसस या पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी, या जिसको हम कह सकते हैं जितनी आबादी उतना हक। ये दुनिया की जितनी भी डाइवर्स नेशंस हैं, जहाँ डाइवर्सिटी है, वहाँ देर सवेर ये सब चीज़ होकर के रहती है। इट इज़ इनएविटेबल। तो जो कास्ट सेंसस है, ये उसका एक स्टेप है और उसके ऊपर आज बात करेंगे। और ये जाति चलती कैसे है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक किताब, एक वैसे तो उनका भाषण था जिसको बाद में उन्होंने एक पुस्तक के रूप में छापा, और उसमें उन्होंने कहा था कि दो चीज़ें हैं जो जाति को चलाती हैं। एक तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जातियों का वर्णन, और दूसरा है एंडोगेमी। और हम बड़े से बड़े शहर जो हमारे देश के हैं, उनके अगर मैट्रिमोनियल कॉलम्स को उठा करके देखेंगे तो पढ़े लिखे लोग, जो आईआईटी से बीटेक किए हुए लोग, आईआईएम से एमबीए किए हुए लोग, वो भी जब अपना प्रचार एडवर्टाइजमेंट देते हैं मैट्रिमोनियल कॉलम्स में, तो कहते हैं कि वो हमें हमारी ही जाति का दूल्हा या दुल्हन चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट, जो जिससे जाति व्यवस्था हमारी परपिचुएट होती है। अच्छा, रिजर्वेशन के ऊपर आ जाते हैं। शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है वो सभी धर्म के लोगों को अवेलेबल है। मतलब शेड्यूल ट्राइब क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम्स भी हो सकते हैं और सिख भी हो सकते हैं। यानी रिजर्वेशन किसको मिलती है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे देश में। लोगों को लगता है कि इसको रिजर्वेशन मिलती है, उसको नहीं मिलती। लेकिन शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन है वो लोकेशन के हिसाब से क्योंकि मिलती है। और मैनी ऑफ यू विल सरप्राइज कि जो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो ठाकुर हैं, उनको भी शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन मिलता है। इसी तरह हम शेड्यूल कास्ट में अगर आ जाएं तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को छोड़ करके जितने हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्धिस्ट हैं, उनको शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिलता है। और ओबीसी के बारे में भी बहुत लोगों को भ्रांति है। तो ओबीसी हिंदू में है, सबको मालूम है, लेकिन मुस्लिम्स में एक बहुत बड़ी आबादी ओबीसीज की है। और जब हम 52% पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, जो 1931 की जनगणना के अनुसार, तो उस 52% में से जो 9% ओबीसी हैं वो मुस्लिम्स ओबीसी हैं। यानी ऑलमोस्ट 85% ऑफ मुस्लिम्स आर ओबीसी एंड दे आर गेटिंग रिजर्वेशन इन ओबीसी। और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस आता है। तो ईडब्ल्यूएस आपको सबको पता है कि जनरल कास्ट के लिए है। लेकिन अभी हमारे लिलोटिया साहब कह रहे थे कि ओबीसी में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट है, और जो कंसेप्ट क्रीमी लेयर का ओबीसी में है, इट इज़ सेम इन ईडब्ल्यूएस। यानी आज के समय में जिस कैटेगरी में जनरल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है, उसी कैटेगरी में ओबीसी को मिलता है। मेरा जैसा आदमी जिसकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है उस कैटेगरी से, वो उस रिजर्वेशन में नहीं आता। हम लोग ओबीसी वाले तमाम वो जाति लोग जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कुछ लोगों में कि हर ओबीसी वाले को रिजर्वेशन मिलता है। जिस तरह से जनरल कास्ट में 8 लाख की एक लिमिट के नीचे वाले को रिजर्वेशन मिलता है, उसी तरह ओबीसी में भी जो 8 लाख फैमिली इनकम से कम के लोग हैं
उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो ये थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इस नोमेनक्लेचर को लेके बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जो ओबीसी के लोग हैं बड़े नाराज रहते हैं कि हमें तो ओबीसी रिजर्वेशन बोला जाता है और ईडब्ल्यूएस, जनरल कास्ट को ईडब्ल्यूएस बोला जाता है, तो हमें क्यों नहीं ईडब्ल्यूएस बोला जाता? क्योंकि इनकम का क्राइटेरिया तो सेम है। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो न्याय योद्धा राहुल जी, जिनको सब लोग आज के समय में ख़ास तौर पे SC ST OBC के लोग संविधान रक्षक बोलते हैं, उन्होंने 29 जुलाई 2024 को लोकसभा में जब वो बोले तो उन्होंने एक बहुत ही प्रोफेटिक वर्ड्स उस समय बोले थे। और जब उन्होंने ये बातें बोली तो बहुत से सारे लोगों को यकीन नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। राहुल जी ने बड़ा पैशनेट वे में, वो वीडियो अवेलेबल है लोकसभा में, कहा था जो सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए कि वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, कास्ट सेंसस हम इसी लोकसभा के सत्र में आपसे करवा करके मानेंगे। और वो आपने देखा 8-9 महीने बीते और वो सही 9 महीने के बाद वो मोदी जी को मजबूर होकर के, क्योंकि एक प्रेशर जो जनता का था इतना बन गया कि उनको वो लागू करना पड़ा। जबकि मोदी जी क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते थे, वो कहते थे कि जाति तो होती नहीं, इस देश में तो सिर्फ महिला होती हैं, युवा होते हैं, गरीब होते हैं, किसान होते हैं, और जो जाति की बात करता है वो अर्बन नक्सल होते हैं। और वो जो संघीय एक शब्द है पापी, उन्होंने वो भी कह दिया कि पापी लोग जो होते हैं, जो जाति की बात करते हैं, वो लोग तो पापी होते हैं। और बट ऑन 30 अप्रैल उनको द सेम मैन, द सेम मोदी जी वाज ईटिंग क्रो, उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े और जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। और जैसे कि महात्मा गांधी कहते हैं कि दे फर्स्ट इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन एंड देन दे ईट क्रो। अब कास्ट की जो बात आती है तो कास्ट तो इट्स ए रियलिटी। बहुत लोग कहते हैं, अभी एक हमारी सिस्टर मेरे बगल में बैठी थी, बोली थी कि कास्ट तो है ही नहीं केरल में हमारे, तो बट कास्ट इज़ देयर। मैंने बताया आपको, मैट्रिमोनियल कॉलम्स का जिक्र किया। जब हमारे देश में शंकराचार्य बनता है, किसी मंदिर का पुजारी बनता है, कोई RSS का चीफ बनता है। अब RSS वाले कहते हैं कि कास्ट की बात करना डिवाइसिव है, लेकिन RSS का चीफ अगर आप देखें, जब से संघ बना है, एक चितपावन ब्राह्मण का ही उनका अध्यक्ष बनता है। और वो जब तक जिंदा रहता है वो तब तक उसकी ना वहाँ डेमोक्रेसी है ना दूसरी चीज़ें हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जब अपने कैंडिडेट्स तय करती हैं तो कास्ट को देखती हैं। और हमारे मोदी जी जब किसी को मंत्री बनाते हैं तो पूरी दिल्ली में, पूरे देश में होर्डिंग लगा देते हैं कि हमने 27 OBC के मंत्री बनाए। अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो जैसा राहुल जी ने भी जिक्र किया, उनको मैं ज़्यादा दोहराऊंगा नहीं, कि जो टॉप पोजीशंस हैं, जैसे CEO ऑफ द निफ्टी 50 कंपनीज़ हैं, या सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मीडिया है, न्यूज़पेपर है, ऑनर्स हैं उसके, या हॉस्पिटल्स के ऑनर्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और उसके वाइस चांसलर्स हैं, डीन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, HODs हैं, वो सब आप देखेंगे कि एक स्पेशल जो अपर कास्ट उससे आपको मिलेंगे। और जब आप देखेंगे बॉटम ऑफ द पिरामिड को कि मैनुअल स्क्वेंजर्स कौन से हैं, गिग वर्कर्स कौन से हैं, मेट्रो स्टेशन पे अगर आप चले जाएं तो पता करें कि रिक्शा पुलर्स वो कौन है, तो आपको वो सब दलित, पिछड़े, आदिवासी मिलेंगे। तो अब जो यक्ष प्रश्न जिसको बोलते हैं वो क्या है कि 75 साल से हमारे देश में वो संविधान चल रहा है जो सबको बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक हायरार्की है वो बनी हुई है। तो वो उसका क्या कारण है? तो एज ए डॉक्टर अगर कोई पेशेंट आता है तो वो देखता है कि उसको क्या बीमारी है, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं उसके इन्वेस्टिगेट करता है, एक्सरे करता है, MRI करता है। तो उसी तरह से कास्ट सेंसस एक तरह से इस सोसाइटी का एक्सरे है जिसके लिए हमें आगे चलना है। और अभी तक जो हो रहा था वो ये समझ लीजिए कि जैसे मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, तो
मेरे पास अगर 3 पेशेंट आते हैं, वो तीनों चारों पेशेंट कहते हैं कि हमें कमजोरी है, तो मैं उनको इन्वेस्टिगेट करता हूँ, उनका ब्लड चेक करता हूँ। लेकिन किसी झोला छाप के पास चले जाते हैं तो वो कहता है अच्छा, बाबा रामदेव के पास मान लीजिए चलेगा तो कहेगा सबको च्यवनप्राश खिलाओ भाई, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन एक क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर होगा, वो देखेगा कि इसको तो एनीमिया है भैया, इसकी वजह से कमजोरी है, इसको आयरन डेफिशिएंसी है। दूसरे में पता लगेगा प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तीसरे में पता लगेगा कि भाई इसको कैल्शियम की कमी है, तो वो उसी तरह से उसका इलाज करेगा। अब हमारा जो कास्ट सेंसस है ना, पूरी दुनिया जो है वो एक डाटा बेस्ड, जितनी पॉलिसीज़ बनती हैं वो सारी की सारी डाटा बेस्ड आजकल दुनिया में पॉलिसीज़ बनती हैं। और बिना डाटा के काम करना ऐसा है, समझ लीजिए कि किसी आपने अंधे और बहरे व्यक्ति को आपने एक हाईवे पे छोड़ दिया जिससे बहुत तेज़ी से व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उसका क्या होगा। कि एक मेरा सपना है कि इस देश में मान लीजिए एक बेटी का जन्म होता है, एक दलित के परिवार में होता है, उसका पिता जो है वो भूमिहीन है, उसको एजुकेशन नहीं है, और वो बेटी जो हमारी है उसका आईक्यू 300 है, यानी आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है, और वो बिहार या उड़ीसा के किसी दूर दराज ज़िले में उसका जन्म हो जाता है, तो क्या चांस है कि वो आइंस्टाइन बनेगी। हमारे देश में जिस तरह से सोशल मोबिलिटी है, मतलब सोशल मोबिलिटी का मतलब ये है कि मेरा जिस तरह के मेरे में गुण हैं उसके हिसाब से मैं अपने ऊंचे स्थान पे पहुंच सकता हूं कि नहीं। लेकिन हमारे देश में जाति भी एक बहुत बड़ा कारण है, और कारणों से जो सोशल मोबिलिटी है वो इतनी कम है कि अगर कितनी भी जीनियस बेटी हमारे इस देश में जन्म लेगी तो वो अपने जिस स्थान पे उसको पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उसी बेटी का जन्म अगर स्वीडन में होगा, डेनमार्क में होगा और नॉर्वे में होगा, तो अगर मैं उसमें आइंस्टाइन का आईक्यू है तो वो आइंस्टाइन बनेगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक सोशल मोबिलिटी का उन्होंने सर्वे कराया 82 कंट्रीज़ में, और उसमें भारत का जो स्थान था वो 76 था, यानी अफ्रीकन देशों से नीचे है हमारी सोशल मोबिलिटी। तो मेरा मानना ये है कि हमारे देश में सोशल मोबिलिटी बढ़े, उसमें कास्ट सेंसस का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और आप लोग, हमारे राहुल जी और आप सब इस देश में एक सोशल रेवोल्यूशन लाने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको अग्रिम बधाई देता हूँ। जय हिंद।